हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से सी 300 सीई तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्ली टाइम्स अप टू सी 300 सीई नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयर लिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारी यूनिट नंबर 8, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है, मौर्योत्तर काल राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन आ गया था, लेकिन जो इतिहास था वो कभी नहीं रुकता है। तो धीरे धीरे नए राजवंश उभरे, सातवाहन और कुषाण, जिन्होंने की राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति हर स्तर पर जो भारत था उसको एक नई दिशा प्रदान करती। तो चलिए बात कर लेते हैं मौर्योत्तर काल की दास्तान की। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे मौर्योत्तर काल संक्रमण का समय था, बड़े साम्राज्य की जगह कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। तो जो मौर्योत्तर साम्राज्य था वो उसके पतन के बाद भारत में एक संक्रमण युग या संक्रमण का दौर कहा जाता है, क्योंकि बड़े साम्राज्य की जगह कई क्षेत्रीय शक्ति इस समय में उभरी थी। इसी के साथ साथ सातवाहन और कुषाण दो प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने व्यापक प्रभाव डाला। तो इस समय के जो प्रमुख शासक देखने को मिलते हैं वे हमें सातवाहन और कुषाण मिलते हैं। तो जो सातवाहन थे उन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया, और जो कुषाण थे उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में शासन किया। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राजनीतिक इतिहास। तो अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में। राजनीतिक इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे शुंगों की। तो शुंग की हम बात करेंगे जो कि 185 से 73 ईसा पूर्व तक चले। तो सबसे पहले शुंग जो शासन था उसके संस्थापक की बात कर लेते हैं, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग शासन के जो संस्थापक थे वे पुष्यमित्र शुंग थे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पुष्यमित्र शुंग है, और इन्होंने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण, बौद्ध धर्म का आहास किया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म का आहास करते हुए ब्राह्मण जो धर्म था उसका संरक्षण किया, साथ साथ कला और शिक्षा का संरक्षण इन्होंने किया। पटना, विदिशा, सांची स्तूप, तो जो कला और शिक्षा थी, यानी कि जो पटना, विदिशा, सांची स्तूप जैसे जो कला और शिक्षा थी उन सभी का इन्होंने संरक्षण किया। तो यही था हमारा शुंग वंश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा चेदी आता है, यानी कि जो कण्व वंश आता है वो आता है, जो कि 73 से 28 ईसा पूर्व तक चला। और इसके जो संस्थापक थे वे वासुदेव कण्व थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वासुदेव कण्व जी है, ये हमारे चेदी या कण्व वंश के संस्थापक थे। इन्होंने इनकी शक्ति सीमित थी, अतः सातवाहनों ने समाप्त किया। तो इनकी जो शक्ति थी वो सीमित थी, इसलिए जो सातवाहन थे उन सातवाहनों ने इनको समाप्त कर दिया और अपना शासन स्थापित कर लिया। तो कण्व के बाद हमारे आए सातवाहन। सातवाहन जो कि चले 230 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक, और ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। तो जैसे कि जो आप देख सकते हैं ये हमारे सातवाहन है। राजधानी इन्होंने जो अपनी बनाई वो इन्होंने प्रतिष्ठान को बनाई, जो कि पैतन महाराष्ट्र में है। और प्रमुख जो शासक थे वे गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। तो ये जो आपको पिक्चर दिखाई गई है ये गौतमीपुत्र सातकर्णी की जी है, और उन्होंने शक और यवनों का हराया। तो उन्होंने शक और यवनों को हराया, और साथ ही दक्षिण भारत में मजबूत जो सत्ता थी वो इन्होंने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्थापित कर ली थी। तो यही थे हमारे सातवाहन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारी मूल के राजवंश।
तो अब हम बात कर लेते हैं भारी मूल के राजवंश के बारे में, शक, पार्थियन और कुषाण। तो जो शक, पार्थियन और कुषाण थे, ये हमारे कुछ ऐसे भारी मूल के राजवंश थे। तो कुषाणों के जो राजा थे वे कनिष्क थे, जो थे 78 ईस्वी में बने थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। साथ साथ कुषाण साम्राज्य ने भारत को मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से भी जोड़ा था। तो यही थे हमारे भारी मूल के राजवंश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आर्थिक इतिहास को लेकर आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक इतिहास के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शहरों का विकास या नगरों का विकास। तो नए नगर जैसे अमरावती, नागार्जुनकोंडा, मथुरा, उज्जैन, ये सभी हमारे जो नए नगर थे इनका विकास हुआ। इसी के साथ साथ शिल्प उत्पादन में धातु उद्योग, मृदभांड निर्माण, वस्त्र उद्योग उगाए स्थापित हुए। और शिल्पी संघ गिल्ड में कारीगर और व्यापार श्रेणी संघ में संगठित थी। और ये जो संगठन थे बैंकिंग और ऋण भी देते थे। तो जो हमारे शिल्पी संघ हो गए, वे कारीगर और व्यापारियों की एक संगठित ये श्रेणी है, एक संघ बोल सकते हैं। और ये जो संगठन होते थे ये बैंकिंग और ऋण भी देते थे। तो यही थे हमारे शिल्पी संघ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सिक्के का आता है। सिक्के में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के इस समय उपयोग में लाए जाते थे। साथ ही कुषाणों ने सोने के जो सिक्के थे वे प्रचलित किए थे। तो सबसे पहले जो सोने के सिक्कों का प्रचलन किया गया था वो कुषाणों द्वारा ही किया गया था। तो यही थे हमारे सिक्के। सिक्के के बाद आता है व्यापार। तो जो व्यापार था वो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों था, यानी कि नगर से नगर में व्यापार भी था और देश से विदेश में व्यापार भी हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही रोमन साम्राज्य से व्यापार मिलता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य से व्यापार किस तरीके से था ये हमें किस तरीके से पता चलता है, क्योंकि जो सोने के सिक्के हैं वे वहां से भारत आए हुए हैं। साथ ही बंदरगाह में हम देखेंगे तो भारूकच, सोपारा, तम्र तम्रलिप्ति, ये कुछ ऐसे प्रमुख बंदरगाह है जो कि व्यापार के लिए उस समय बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह थे। तो ये तो हमारा व्यापार हो गया। व्यापार के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा सामाजिक इतिहास आता है। सामाजिक इतिहास में हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहले आता है जाति और वर्ण व्यवस्था। जाति और वर्ण व्यवस्था में देखेंगे तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो इस समय कठोर हो गई थी और मिश्रित जातियों का भी विकास हो गया था, यानी कि जो नई जातियां हैं उनका उद्भव भी इस समय हो चुका था। तो ये तो हमारी जाति और वर्ण व्यवस्था हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो महिलाओं की स्थिति आती है। इसमें हम देखेंगे उच्च वर्ग की स्त्रियां जो थी वे सम्मानित थी। साथ साथ समाज में स्त्रियों की जो स्वतंत्रता थी वो घटी थी। तो ये महिलाओं की स्थिति थी। महिलाओं की स्थिति के बाद नेक्स्ट आते हैं धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान में जो वैदिक कर्मकांड थे वे पुनः प्रचलित हो गए और जो यज्ञ और दान का महत्व था वो इस समय में पुनः एक तरीके से प्रचलित हो चुका था। तो यही था हमारा सामाजिक इतिहास। सामाजिक इतिहास के बाद नेक्स्ट आता है हमारा सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में हम सबसे पहले बात करेंगे धर्म की। धर्म में हम देखेंगे तो इसमें बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, विशेषकर जो महायान थे उन्होंने इसका प्रसार किया। साथ साथ जैन धर्म भी इस समय लोकप्रिय था और ब्राह्मण धर्म ने भक्ति का उदय हो गया, जैसे कि जो शैव वैष्णव जैसी परंपराएं थे उन सभी का भी उदय इस समय में हो गया था। तो ये तो हमारा धर्म हो गया। धर्म के बाद नेक्स्ट आता है साहित्य। साहित्य में हम देखते हैं तो संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा का इस समय विकास हुआ और अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई। तो जो बुद्ध चरित्र है वो एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। तो इसकी जो रचना हुई थी वो इसी समय में हुई थी और अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। इसके साथ साथ सातवाहन कालीन प्राकृत साहित्य भी हमें देखने को इसी समय में मिल जाता है। साहित्य के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कला और स्थापत्य। कला और स्थापत्य में बात करें तो सांची और भरूच के स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ अमरावती और नागार्जुनकोंडा की जो मूर्ति कला है वो देखने को मिलती है और गांधार और मथुरा कला शैली जो कि हमें कुषाण काल में थी वो सब देखने को मिलती है। तो यही थे हमारे कला और स्थापत्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा उपसंहार का आता है। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के उपसंहार की। उपसंहार में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल ने भारतीय इतिहास को नई दिशा दी। सातवाहन और कुषाणों ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में गहरा योगदान दिया। तो स्टूडेंट जो मौर्योत्तर काल था उसने भारतीय इतिहास को दिशा देते हुए सातवाहन और कुषाणों के साथ राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में गहरा योगदान दिया था। और इस काल में भारत विश्व व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र बना, यानी कि जो भारत था वो इंटरनेशनल ट्रेड और जो भी सांस्कृतिक आदान प्रदान था एक देश से दूसरे देश में, उस सभी का केंद्र भारत बन चुका था। तो स्टूडेंट मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत बिखर गया था, लेकिन सातवाहन और कुषाण जैसे जो राजवंश थे उन्होंने इसे दोबारा से एक ताकत दे दी थी और इस दौर में भारत को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया गया बल्कि कला, धर्म और संस्कृति के मामले में भी विश्व का मार्गदर्शक बना दिया गया।
तो यही था हमारा एक छोटा सा ऑप्शन हार, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 8 कंप्लीट होती है। और इसी के साथ हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 8 यूनिट थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो यही था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।